हेलो एवरीवन, आर 2023 की हिस्ट्री रिवीजन की इस सीरीज़ में मध्यकालीन इतिहास की सीरीज़ में आज हम देखेंगे गुलाम वंश से संबंधित प्रश्नों को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। आइए जानते हैं इसके बारे में। 1206 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत गुलाम सुल्तान जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम या उनके गुलामों के गुलाम रहे, उन ऐसे सुल्तानों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, जिसके कारण इस वंश को गुलाम वंश कहा जाता है। इस वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक रहा। मोहम्मद गोरी के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय क्षेत्र का शासक नियुक्त किया गया, जिसके साथ ही गुलाम वंश की स्थापना होती है भारत में। अगला प्रश्न देखते हैं। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो लाखों का दान देने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था, और ये इसको कुरान पूरी मुँह ज़बानी याद थी, इसलिए इसको कुरान खां भी कहा जाता था। कुरान खां। ढाई दिन का झोपड़ा या इसको अढ़ाई दिन भी कहा जाता है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा या ढाई दिन का झोपड़ा यह एक मस्जिद है जो कि अजमेर में स्थापित है। अजमेर में यह एक संस्कृत विद्यालय था, जिसकी दीवारों को तोड़कर उस पर मस्जिद का ढांचा बना दिया गया। इसकी दीवारों पर संस्कृत नाटक हरिकेल उत्कीर्ण है। हरिकेल यह एक संस्कृत विद्यालय था, संस्कृत विद्यालय, और इस पर हरिकेल नाम का संस्कृत नाटक उत्कीर्ण है, जो कि बीसल देव चतुर्थ के द्वारा लिखा गया है। बीसल देव चतुर्थ के द्वारा लिखा गया है। यह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है। तो यह स्थित है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद स्थित है दिल्ली में, और अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थित है अजमेर में। तो ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसके निर्माण को शुरू कराया है। इसके बाद इल्तुतमिश ने इसके निर्माण को पूरा कराया है, और आंधी और तूफान के कारण क्षतिग्रस्त होने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने इसका पुनर्निर्माण कराया है। कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के द्वारा जब कुतुब मीनार बनवाई गई तो ये 4 मंजिला थी, और फिरोज शाह तुगलक ने जब इसका पुनर्निर्माण कराया तो इसको 5 मंजिला करवा दिया गया। गयासुद्दीन तुगलक का इसमें कोई भी योगदान नहीं है, इसलिए उत्तर होता है सी। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया? तो यह है इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, तो यह थी लाहौर। ध्यान देने वाली बात है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश का संस्थापक है, इसने अपनी राजधानी लाहौर को रखा, और इसने दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया, और इसने सुल्तान की पदवी भी धारण नहीं की। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो यह हुई थी चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात मृत्यु हुई थी। यानी कि चौगान पोलो जैसा एक गेम है जिसमें घोड़े पर बैठकर खेला जाता है, उसके दौरान ही घोड़े से गिरने से इसकी मौत हो गई थी। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया है?
तो यह किया है इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा लाहौर को राजधानी रखा गया है। लाहौर, इसने दिल्ली पर अपना अधिकार नहीं जताया, दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया, और इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया है। और इल्तुतमिश ने ही पहली बार सुल्तान की पदवी भी धारण की है। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? तो वह था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि ली, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और सिक्के जारी किए। निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? तो वह थी दिल्ली। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की? तो वह की है इल्तुतमिश ने। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो वह था इल्तुतमिश, क्योंकि इल्तुतमिश से पहले किसी ने भी दिल्ली के शासक के तौर पर इस क्षेत्र पर शासन नहीं किया। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता है, तो वह था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से खिलत प्राप्त की और स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया, और उसने अपने राज्य को दारुल इस्लाम का एक भाग माना। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है इल्तुतमिश को। कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, इस कारण इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? तो यह था मलिक अल्तुनिया। यह वास्तव में रजिया के समय में था, और यह रजिया का प्रतिद्वंदी था, ना कि इल्तुतमिश का। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो वह थी रजिया सुल्तान। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में किसके शासनकाल में आया था? तो वह आया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। चंगेज खां भारत की सीमा तक आ पहुंचा था ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए। तो इल्तुतमिश ने जब जलालुद्दीन मंगबरनी ने इल्तुतमिश से संरक्षण मांगा, तो जलालुद्दीन मंगबरनी को संरक्षण देने से इल्तुतमिश ने इनकार कर दिया, जिसके कारण मंगोल आक्रमण का खतरा भारत से टल गया। दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन है? तो वह है इल्तुतमिश। किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए? तो किसके शासनकाल में देखे गए? इल्तुतमिश के शासनकाल में सिंधु नदी के तट तक आ गए थे मंगोल। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया, तो वह किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। चंगेज खां का मूल नाम था, तो यह था तेमुचिन। यहाँ पर कुछ कथन दिए हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। तो ये बिल्कुल ही सही है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया और सिंधु नदी पार की नहीं। तैमूर ने भारत पर आक्रमण नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में किया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में नहीं किया था। विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को द गामा केरल तट पर पहुंचा, तो यह बिल्कुल ही गलत है। वास्को द गामा 1498 में भारत पहुंचा था।
और विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में ईरान का राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, तो यह किया था मलिक जानी को। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था, तो यह था तुर्कों का, वही तुर्क जो कि चालीसा से संबंधित थे। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था, तो वह था गयासुद्दीन बलबन। दिल्ली के सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई, तो वह कहा गया बलबन के संदर्भ में कहा गया है, और यह नीति उसने राजपूतों के प्रति अपनाई थी। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी, तो यह अपनाई थी बलबन ने। यहाँ पर दो वक्तव्य दिए हैं, कथन ए और कारण आर बताना है। बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली, तो यह बिल्कुल सही है। इसने केंद्रीकृत सत्ता स्थापित की थी। वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था, यह भी सही हुआ। उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित तो करना चाहता था, लेकिन यह कारण आर कथन ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, तो वह थी जिले इलाही। जिले इलाही के साथ उसने एक और उपाधि धारण की जिसको कहते हैं नियामत ए खुदाई। नियामत ए खुदाई। ऐसी भारी भरकम उपाधियां धारण करके उसने राजा को ऊंचा पद दिलाने की चेष्टा की है। तो राजत्व को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए उसने ऐसी भारी भरकम उपाधियों को धारण किया है। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजा के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था, तो वह था बलबन। इसने राजा को ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के तहत सम्मान प्रदान किया था। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ करवाया, तो यह करवाया था बलबन ने। बलबन ने प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का आरंभ कराया और दरबार में सजदा एवं पैबोस प्रथा शुरू कराई। सजदा और पैबोस। निम्नलिखित में से कौन सा बलबन के कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है। उसने नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, सही है। उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया है, यह तो गोरी के द्वारा ही कर दिया गया है, और सही तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने कर दिया है। उसने तुर्कान चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया, तो यह भी सही है। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया, तो उसने किया था। उसके शासनकाल में एकमात्र विद्रोह हुआ था जो कि बंगाल के सूबेदार तुगरिल खान ने किया था। इसका बलबन ने दमन किया है, तो इसमें बी ऑप्शन गलत हो जाता है, बाकी सभी सही हैं। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है, तो यह कहा है बलबन ने। इम्पॉर्टेंट है यह अभिलेख। गढ़मुक्तेश्वर मस्जिद की दीवार पर
अभिलेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। इसके साथ ही गुलाम वंश से संबंधित प्रश्न समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए। इसी तरह के और वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें।